वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में बच्चों अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 10 की, जिसके अंतर्गत हमने ये समझा था कि फेजर आरेख किस प्रकार से बनता है और कितने प्रकार के विद्युत परिपथ अपने काम में लेने हैं, कितने प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ अपने काम में लेंगे। और हमने ये जाना कि 6 प्रकार के विद्युत परिपथ होंगे। अपनी बारी बारी से प्रत्येक का अध्ययन करेंगे। आज अपने पास पहला परिपथ होगा शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ, और इसके लिए हमें ज्ञात क्या करना होगा? तात्क्षणिक धारा, फेजर आरेख, कलांतर, ज्यावक्रीय आरेख और आवर्ती पे निर्भरता। 5 पॉइंट हमें ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले अपने पास परिपथ होगा कैसे? अपने पास जो परिपथ आएगा वो बच्चों कुछ इस प्रकार का आएगा कि अपने यहाँ पे ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक प्रतिरोध कैपिटल आर, ना इसको हमने नाम दे दिया। और यहाँ पे बच्चों आरोपित वोल्टता का मान ध्यान रखोगे, प्रत्येक परिपथ में वी नोट साइन ओमेगा टी होगा। ओके, यहाँ पे आरोपित वोल्टता वी नोट साइन ओमेगा टी है, तो प्रतिरोध के सिरों पे भी वोल्टता निकल के आएगी, और प्रतिरोध के सिरों पे बच्चों वोल्टता कितनी होती है? वी आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। सूत्र क्या बनता है? आई इंटू आर बनता है। तो अपने बस यही काम याद रखना है, यही बात याद रखना है कि प्रतिरोध के सिरों पे वोल्टता का मान आई इंटू आर होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर 1 पॉइंट, तात्क्षणिक धारा की गणना। तात्क्षणिक धारा ज्ञात करेंगे। तात्क्षणिक धारा आप ज्ञात करते कैसे हो? ये हो गई परिपथ की आरोपित वोल्टता, ये हो गई परिपथ की उत्पन्न वोल्टता। दोनों मान आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं कि एक परिपथ में प्रतिरोध सामने लगा हुआ है तो उसकी वोल्टता और ये बैटरी समांतर क्रम में हो गए, तो इन दोनों की वोल्टताएं आपस में बराबर होती हैं। किरचॉफ का नियम भी यही कहता है कि किसी परिपथ में युक्तियों के सिरों पे विभवांतर और आरोपित वोल्टताएं हमेशा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि आरोपित वोल्टता और उत्पन्न वोल्टता आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? किरचॉफ नियम अप्लाई कर दोगे। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम अपने बोलते हैं ना, वो नियम द्वितीय नियम से, जो कि अपने लूप नियम था, क्या हो जाएगा? V बराबर वी आर आएगा। तो V बराबर आ जाएगा वी आर, और V का मान क्या है? V नोट साइन ओमेगा टी, या यूं कह लो वी आर बराबर आ जाएगा V। ओके, और वी आर का मान क्या है? वी आर का मान है बच्चों आई इंटू आर। ओके, इज इक्वल क्या आएगा? वी नोट साइन ओमेगा टी। हमें ज्ञात करना है आई का मान। आई बराबर कितना बन जाएगा? वी नोट बट्टे आर इंटू आ जाएगा साइन ओमेगा टी। और यह जो आपको वी नोट बटे आर नज़र आ रहा है वो किसके संगत होगा? वो बच्चों आपको मिलेगा आई नोट के संगत, और ये हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण आ गया फर्स्ट, जहाँ पे आई नोट क्या चीज़ है? आई नोट यहाँ पे अधिकतम धारा होगा, जहाँ आई नोट क्या हो जाएगा जी? आई नोट अधिकतम धारा बनेगा। ओके, और आई नोट हमने लिखा किसके स्थान पे है? आई नोट हमने लिखा है वी नोट बट्टे आर के स्थान पे। ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखोगे। तो आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ये आ गया धारा का तात्क्षणिक मान। आई तात्क्षणिक मान है, आई नोट शिखर मान है, ओमेगा टी धारा के लिए क्या होगा? कलांतर, सॉरी कलाकोण होगा। तो ये हमने तात्क्षणिक मान ज्ञात कर लिया। सेकंड, अब अपने क्या करेंगे? कलांतर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करोगे? कलांतर। कलांतर क्या होता है? फाई होता है। अब यहाँ से कलांतर किस किस का? कलांतर निकालना है तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा का। तो कलांतर ज्ञात करने के लिए हमें दोनों की कलाओं का मान पता होना चाहिए, और दोनों की कलाएं कितनी होंगी? इसकी कला तो है बच्चों ओमेगा टी, और इसकी कला भी कितनी है? ओमेगा टी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो कला कोण है वोल्टता का उसका मान है जी ओमेगा टी, और जो कला कोण है धारा का उसका मान भी कितना है? ओमेगा टी है। तो यहाँ कलांतर कितना बन जाता है? एक में से दूसरे की कला को घटा दीजिए, V में से I को घटा दिया तो क्या हो गया? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बराबर कितना आया? 0 आया। तो यहाँ पे कलांतर आपको कितना देखने को मिला है जी? कलांतर आपको देखने को मिला है 0। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। तो हमने तात्क्षणिक धारा को भी ज्ञात कर लिया, कलांतर को भी ज्ञात कर लिया। अब अपने क्या करेंगे? अब अपने यहाँ से फेजर आरेख खींचेंगे। क्या खींचोगे? फेजर आरेख। अब फेजर आरेख बनाते कैसे हो?
तीसरा अपने पास पॉइंट आएगा, ये अपने हो गया तात्क्षणिक धारा, ये अपने पास हो गया कलांतर, तीसरा अपने पास होगा फेजर आरेख। फेजर आरेख कैसे बन जाएगा? फेजर आरेख बनाने के लिए सीधी सी बात है कि आपको V और I के मान आपके पास होने चाहिए। तो V का मान तो कौन सा होगा? V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी होगा, और I का मान कौन होगा? I नोट साइन ओमेगा टी होगा। ये दोनों ही मान तात्क्षणिक मान है। कौन से मान है? तात्क्षणिक मान। तो उस केस में चूंकि चलिए भाई फेजर आरेख खींचते हैं। तो अपने पास C पॉइंट है फेजर आरेख। तात्क्षणिक मान कौन कौन से हैं अपने पास? V बराबर V नोट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी। ये अपने पास मान थे दोनों का कलांतर कितना निकला? कलाओं का अंतर कलांतर 0 निकला। तो फेजर आरेख बनाने के लिए सबसे पहले आपको x एक्सिस y एक्सिस इस प्रकार से दो ये खींच लेने हैं अभिलंब। सबसे पहले यहाँ पे आप उस भौतिक राशि का आरेख रिप्रेजेंट करोगे जिसका कला कोण ओमेगा टी है। हालांकि ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सुविधा के लिए बता रहा हूँ कि ओमेगा टी जिसका कला कोण हो उसको आप सबसे पहले रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ कला कोण ओमेगा टी दोनों का ही है, तो आप पहले आप वी का रिप्रेजेंट कर सकते हो या आई का रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमने सबसे पहले वी को रिप्रेजेंट कर दिया। ये सेंटर पॉइंट ओ था, ये बढ़ते बढ़ते किस प्रकार क्या चला गया? वी नोट हो गया। और यहाँ पे ये बच्चों एंगल कितना बनेगा? कल हमने देखा था फेजर आरेख के लिए कि एंगल यहाँ से मापना स्टार्ट करना है, और ये जो एंगल बन गया वो बन जाएगा ये कला कोण जिसका मान कितना होगा? ओमेगा टी होगा। तो ये ओमेगा टी कोण बनाते हुए हमने वोल्टता की एक रेखा खींच दी है। तो अब यहाँ से क्या करोगे? ये शिखर मान आ गया वोल्टता का। अब आरेख खींचोगे आप किसका? धारा का। तो धारा का आरेख खींचने के लिए किस प्रकार से क्या करना होगा? धारा के लिए भी आपको कला कोण कितना मिलेगा? ओमेगा टी मिलेगा। ओमेगा टी एंगल आपने पहले से ही बना रखा है, इस प्रकार से ये हो गया। लेकिन धारा का जो शिखर मान होगा वो वोल्टता से कम रहेगा, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? आई नोट बन जाएगी। तो यहाँ तक आई नोट है, यहाँ तक कौन है? वी नोट है। और आप गौर से देखोगे ना, तो जिस रेखा पे वी नोट है यानी कि वी है, उसी रेखा पे आई है। दोनों के लिए समान एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस या एंगल हमें नज़र नहीं आ रहा, यानी कि दोनों समान एंगल पे हैं। दोनों में कलांतर का मान कितना है? 0 है। और यहाँ से भी हमने ज्ञात किया था कि दोनों के लिए कलांतर का मान कितना निकल के आया था? 0 निकल के आया था। तो दोनों के लिए फेजर आरेख बच्चों इस प्रकार से ये तैयार हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई फेजर आरेख की। अब अपने बात करेंगे ज्यावक्रीय आरेख की, कि भाई इनका ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनेगा? ज्यावक्रीय आरेख। अब ये ज्यावक्रीय आरेख क्या होता है? ये तो हो गया फेजर आरेख। ज्यावक्रीय आरेख एक्चुअल में होता क्या है? ये जो अपने साइन वेव नजर आती है ना इस प्रकार की, जो अपने आरेख खींचते हैं वो ज्यावक्रीय आरेख होते हैं। ज्यावक्रीय आरेख हो चाहे फेजर आरेख हो, आरेख खींचने के लिए आपको तात्क्षणिक मान की ज़रूरत पड़ती है। तो तात्क्षणिक मान अपने पास क्या था भाई? आरोपित वोल्ट था। ये है तात्क्षणिक मान वी नोट साइन ओमेगा टी। और धारा का तात्क्षणिक मान कितना है? आई नोट साइन ओमेगा टी हो गया। अब सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहले आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लो, वोल्टता और समय के बीच में खींचेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वी नोट मैक्सिमम, यहाँ पे हो जाएगा वी नोट मैक्सिमम माइनस की ओर। ओके, तो यहाँ पे v और t के बीच में आरेख खींचना है। समय हो जाएगा इस रेखा के ऊपर 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। ये हो गया। सबसे पहले आप क्या करोगे? ओमेगा का मान पुट कर दो यहाँ पे। चलो अपने इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ओमेगा का मान बच्चों कितना होता है? ओमेगा का मान होता है 2π/t, या ओमेगा का मान हो गया 2π/t इंटू टी का मान पहले 0 पुट करते हैं। टी का मान हमने 0 पुट किया तो ये बन जाएगा साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, तो v का परिणामी मान 0 आएगा, यानी कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। ऐसा ग्राफ बच्चों हमने 9th लेसन में पहले भी पढ़ा था। 9th लेसन में हमने पढ़ा था किसके लिए? जब एक आयताकार कुंडली वो घूर्णन गति कर रही थी उस वाले केस में। सेकंड क्या करोगे? टी का मान t/4 पुट करोगे। तो टी का मान आपने t/4 पुट किया, ये होता है 2π/T, सॉरी
टी से टी कैंसिल, ये 2 से 4 कैंसिल, π/2 बचता है साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हमें मिलेगा साइन 90 का मान 1 हो गया, गुणा में v नोट है तो v का मान आएगा v नोट, तो t/4 के संगत बच्चों में ये पॉइंट मिलेगा। अगली बार क्या करोगे, t/2 वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, काट बाड़ करोगे, मिलेगा साइन 180, साइन 180 का मान 0 होता है, t/2 पे हमें ये पॉइंट मिलेगा। अगली बार क्या करोगे, 3t/4 पुट करोगे, यहाँ पे t के स्थान पे कितनी वैल्यू पुट करोगे, 3t/4। ऐसा करने पर आपको मिलेगा साइन 270 डिग्री, और साइन 270 का जो मान होता है वो माइनस का 1 होता है, v नोट -1 यानी कि माइनस v नोट बन गया, तो आपको एंगल मिलेगा यहाँ इस माइनस v नोट के संगत, और अगली बार आपको एंगल यहाँ मिल जाएगा। तो इसको आप आपस में मिलाओगे ना, तो इस प्रकार से बच्चों आपको एक वेव नज़र आएगी, तरंग नज़र आएगी, जो कि v बराबर v नोट साइन ओमेगा टी के कारण हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे ये जो आरेख आप देख रहे हो, ये ज्यावक्रीय आरेख है, किसके बीच में, ये ज्यावक्रीय आरेख है वोल्टता और समय के बीच में। अब अपने इसी प्रकार से क्या करेंगे, धारा और समय के बीच में हमें आरेख और खींचना है, उस आरेख को बच्चों अपने यहाँ बना लेते हैं। किसके बीच में खींचना है, धारा और समय के बीच में। सेम यही आरेख आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। मैक्सिमम धारा आई नोट, मैक्सिमम धारा नीचे की ओर लेकिन आई माइनस आई नोट, 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। सेम वही परिपाटी है, वही काम हमें करना है जो हमने वोल्टता के लिए किया है। तो I बराबर क्या बन जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा के स्थान पे 2π/t इंटू टी के स्थान पे वैल्यू पुट करने पहले 0 वैल्यू पुट करोगे तो मान 0 आएगा, t/4 पुट करोगे तो इसका मान साइन जो कितना बचेगा, साइन बचेगा। यहाँ पे t/2 पुट करने पर कितना, t/4 पुट करना है तो π/2 बचेगा। साइन 90 का मान 1 होता है, आई का मान आपको आई नोट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट टाइम आपको ये पॉइंट मिलेगा, उसके नेक्स्ट टाइम ये पॉइंट मिलेगा, फिर ये पॉइंट मिलेगा। इस प्रकार से आप सारे पॉइंट प्राप्त करने के पश्चात जब आप इसका आपस में मिलान करोगे तो ये आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी वाली के लिए आपको ये तरंग मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये जो वैल्यू हैं वो प्राप्त होती है, और अलग अलग वैल्यू के अनुसार हमने पॉइंट रिप्रेजेंट किया और एक तरंग का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे जो तरंगे बनेंगी वो किस प्रकार की बनेंगी, ज्यावक्रीय तरंगे बनेंगी, क्योंकि ये साइन वेव होती है। ज्यावक्रीय एक तरंगों का एक समीकरण सूत्र होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि किस प्रकार से ज्यावक्रीय आरेख तैयार होगी। तो बच्चों ये फेजर आरेख है, और ये जो यहाँ पे आपको परिपथ नजर आ रहा है, सबसे पहले हमने परिपथ देखा, फेजर आरेख देखा और ज्यावक्रीय आरेख देखा। इस परिपथ में चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो, शुद्ध प्रतिरोध युक्त भी हो, चाहे शुद्ध प्रेरकत्व युक्त हो, जिसको अपने आगे पढ़ने वाले हैं, शुद्ध संधारित्र युक्त हो, प्रत्येक केस में आपको करना क्या है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो भी युक्ति लगी हुई है, प्रतिरोध है, प्रेरकत्व है या संधारित्र जो भी है, उसके सिरों पे वोल्टता कितनी उत्पन्न होती है वो आपको पता होना चाहिए। ये वोल्टता और आरोपित वोल्टता दोनों आपस में बराबर होंगी, अपना मान निकल के आ जाएगा, तात्क्षणिक मान फटाफट से निकल के आएगा। वही एकमात्र इसमें डेरिवेशन होती है, बाकी सारे वक्र वगैरह बनाने होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, आरोपित वोल्टता और उत्पन्न वोल्टता आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, बराबर होने वाली हैं। तो अब अपने क्या करेंगे, एक पांचवा पॉइंट अपने बचा हुआ है, कौन सा, कि इसमें ये जो धारा इसमें प्रवाहित होती है वो आवर्ती पे किस प्रकार निर्भर करती है। उस आवर्ती की निर्भरता को अपने थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो आवर्ती पे ये किस प्रकार निर्भर होगी, तो आवर्ती की निर्भरता को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आ गया डी, आवर्ती पर निर्भरता। आपने जो धारा अधिकतम देखी थी, आपने समीकरण निकाला था क्या, कि I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये जो आपने आई नोट लिखा था वो किसके स्थान पे लिखा था, वी नोट बटे आर के स्थान पे लिखा था। किसके स्थान पे लिखा था, वी नोट बटे आर। यहाँ पे वैसे भी ओम के नियम से I बराबर वी बटे आर होता है। I के स्थान पे I है, वोल्टता के स्थान पे वोल्टता है, प्रतिरोध के स्थान पे प्रतिरोध है। यहाँ पे जो प्रतिरोध के स्थान पे जो भी मान निकल के आया है ना, इस प्रतिरोध वाले मान में कहीं भी आपको आवर्ती नज़र नहीं आ रही। आवर्ती यानी कि एफ एन या फिर जो भी आवर्ती का आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, प्रतीक चिन्ह, वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे केवल आपको आर ही नज़र आ रहा है। लेकिन आगे जो भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे, शुद्ध संधारित्र है, शुद्ध परिरक्त्व है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे जो प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है वो केवल और केवल स्वयं के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, अन्य किसी राशि पर डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो आवर्ती पे निर्भर नहीं करता। तो प्रतिरोध की आवर्ती पे निर्भरता आपने देखें तो प्रतिरोध होता है वो आवर्ती पे डिपेंड नहीं होता। इस साइड में आपने आवर्ती ले ली, इस साइड में आपने प्रतिरोध ले लिया, तो आवर्ती प्रारंभ में जितनी भी है उतनी की उतनी नियत बनी रहेगी। प्रतिरोध को बढ़ाने पर आवर्ती के मान में कोई चेंज नहीं आता, आवर्ती का मान है वो नियत बना रहता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि शुद्ध प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा होती है, वो कभी भी आवर्ती पे डिपेंड नहीं करती। तो बच्चों ये अपने पास 4-5 पॉइंट थे जिसको हमने अच्छे से समझा है। ऐसा ही काम आपको प्रत्येक 6 जो डेरिवेशन होंगी उन सब में करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।